Hi guys, welcome back to ATP, which is up to par. So guys, in this video we will continue our chapter which is federalism. लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने ये डिस्कस किया था कि फेडरलिज्म क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, फेडरलिज्म के रूट्स क्या होते हैं, अलग अलग टाइप की फेडरेशंस, ऐसा बहुत कुछ हमने देखा था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करते हैं। पिछले वीडियो में देखा था कि क्या फैक्टर हैं इंडिया में जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाते हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे प्रैक्टिस करते हैं फेडरलिज्म को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो पूरा इसी पे होगा कि है एट हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, कि इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। तो इसमें तीन मेजर स्टेप्स हैं जिसमें इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है। सबसे पहला स्टेप है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अब क्या हुआ था, जब हमारे इंडिया को फ्रीडम मिली थी 1947 में, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ स्टेट्स की बाउंड्रीज चेंज कर दी। मतलब किसी स्टेट की बाउंड्री को बढ़ा दिया, किसी स्टेट की बाउंड्री को घटा दिया, ताकि जो लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं वो एक ही स्टेट में रहे। उसके बाद क्या हुआ, कुछ और स्टेट्स भी ये डिमांड करने लगे कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स के मीन्स लैंग्वेज के बेसिस पर और स्टेट्स को डिवाइड किया जाए। पर जो लीडर्स थे हमारे, वो इस बात से डर रहे थे कि क्योंकि अगर ऐसा डिवाइड कर दिया तो हो सकता है कंट्री की जो यूनिटी है वो खतरे में आए। पर कुछ टाइम तक तो इसे मना ही किया गवर्नमेंट ने, पर उसके बाद उन्होंने ये कर दिया। क्यों, और इसके बाद जब इन्होंने ये किया मीन्स लिंग्विस्टिक स्टेट्स डिवाइड किए, स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर लोगों को अलग अलग स्टेट्स में रखा, तो इससे ये नहीं हुआ कि यूनिटी ख़राब हुई, और यूनिटी मजबूत हुई और एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ईजी हो गया। जो नेक्स्ट स्टेप था वो था लैंग्वेज पॉलिसी। इंडिया ने अपनी लैंग्वेज पॉलिसी में क्या किया कि इंडिया ने कोई भी नेशनल लैंग्वेज रखी ही नहीं। मतलब इंडिया में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अब हम सब सोचेंगे कि फिर हिंदी क्या है। हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और हिंदी के अलावा 21 ऐसी और लैंग्वेजेस भी हैं जिन्हें शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का स्टेटस दिया गया। और अगर कोई भी कैंडिडेट जो कोई एग्जामिनेशन दे रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कर रही है, तो वो कैंडिडेट इन हिंदी के अलावा जो बाकी 21 लैंग्वेजेस हैं उसमें से किसी भी लैंग्वेज में वो एग्ज़ाम दे सकता है। स्टेट्स हैव ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, मीन्स जो स्टेट्स हैं उनके पास उनकी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज है। द सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीड टू यूज़ हिंदी एंड इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एग्री किया कि हिंदी भी यूज़ होगी और इंग्लिश भी यूज़ होगी किसी भी ऑफिशियल पर्पज़ के लिए। मीन्स कोई भी ऑफिशियल काम करना है तो उसके लिए हम हिंदी भी यूज़ कर सकते हैं और इंग्लिश भी यूज़ कर सकते हैं। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जो ये हिंदी का प्रमोशन है मीन्स हिंदी को प्रमोट कर रही है, अभी भी ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि वो हिंदी को प्रमोट कर रही है। अब ये जो प्रमोशन है इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदी को इम्पोज कर रही है लोगों पे, मतलब लोगों पे वो हिंदी को थोप रही है कि आपको बस हिंदी बोलनी है। लोग चाहे वो लैंग्वेज बोल सकते हैं, बस हिंदी को और प्रमोट किया जा रहा है। नेक्स्ट जो स्टेप था वो था सेंटर स्टेट रिलेशन। जब इंडिया को फ्रीडम मिली थी तो एक बहुत लंबे समय तक एक ही पार्टी थी जो डोमिनेट करती थी सेंट्रल में भी और बाकी सारे स्टेट्स में भी। और ये जो पार्टी थी, ये पार्टी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट्स हैं, उन्हें भी उनकी राइट्स को एक्सरसाइज करने नहीं देती थी। मीन्स वो उनको कोई भी डिसीजन उनके है ना अपनी तरफ से लेने नहीं देती थी। In those days, the central government would often misuse the power and dismiss the state governments which were controlled by the rival parties. मीन्स उन दिनों क्या होता था, क्योंकि डोमिनेशन तो एक ही पार्टी का था, तो वो पार्टी है अपने पावर को भी मिसयूज़ करती थी। और मिसयूज़ ऐसे करती थी कि कई बार तो वो जो स्टेट गवर्नमेंट से उन्हें ही डिसमिस कर देती थी। मतलब अगर वो सपोज़ वो पार्टी है ए और उसके राइवल पार्टी है बी, और अगर उसकी राइवल पार्टी बी ने किसी स्टेट में अपनी गवर्नमेंट बनाई है, तो कई बार वो जो ए पार्टी है जो डोमिनेट कर रही है वो क्या करती थी, वो अपने पावर का मिसयूज़ करती थी, और जो उसके ओपोनेंट है बी
उसकी स्टेट गवर्नमेंट को, जिस स्टेट में उसने गवर्नमेंट बनाई है, उस गवर्नमेंट को ही डिसमिस कर देती थी। न्यू रीजनल पार्टीज वर फॉर्म, मतलब कुछ टाइम तो ये चलता रहा, पर कुछ टाइम बाद क्या होने लगा कि नई नई रीजनल पार्टीज बनने लगी, और ये नहीं कि बनने भी लगी, वो जीतने भी लगी कई जगहों पर। In 1990, no political party got major number of seats and were not able to form government, and the era of coalition government began. Means 1990 में क्या हुआ कि कोई भी पार्टी को मेजॉरिटी सीट्स नहीं मिली, तो क्या हुआ, सब पार्टीज़ को कोलिशन गवर्नमेंट बना के एक गवर्नमेंट बनानी पड़ी। उन्होंने एक अलायंस बनाई, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट बनाई। तो इससे क्या हुआ, एक नया कल्चर स्टार्ट हो गया पावर शेयरिंग का। मतलब जो पावर अब तक जो पार्टी दूसरे जो राइवल्स की पार्टी है, जो है ना अलग अलग स्टेट में अपनी गवर्नमेंट बना रही है, वो उसे अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं करने दे रही थी। अब उन्हें भी उनकी पावर को, अब उन्हें भी ये मानना पड़ रहा था कि वो दूसरे जो राइवल पार्टीज़ हैं, उनके जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सके अच्छे से। So guys, this was for today. Meet you in the next video. Till then, bye bye. Take care. Stay safe.